दोस्तों आज हम साल 2002 में आई हॉरर मूवी घोस्ट शिप को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी में एक नाव बचाने वाले टीम को साल 1962 की खोई हुई क्रूज शिप मिलती है जो कि बेरिंग समुद्र में खड़ा हुआ था। वो लोग जल्दी जान जाते हैं कि उस शिप में लोग अब घोस्ट बन चुके हैं। अब चलिए मूवी को डिटेल में जानते हैं। साल 1962 के मई महीने में एक इटालियन ओशियन लाइनर जिसका नाम है एंटोनिया ग्राजा, उसमें पैसेंजर्स खूब मस्ती से नाच रहे थे, जबकि शिप की डेक में एक लड़की अकेली बैठी हुई थी जिसका नाम है केटी। तो कुछ देर बाद शिप के कैप्टन केटी को अपने साथ डांस करने का ऑफर करते हैं, तो वो मान जाती है और वो दोनों एक साथ नाचने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक आदमी जिसका नाम है आर्ची, वो एक लीवर को प्रेस कर देता है जिसमें एक पतली सी तार होती है जो कि डांस फ्लोर में इधर से उधर स्लाइस होकर चला जाता है और जितने भी लोग उस डांस फ्लोर में मौजूद थे उन सभी के बॉडी दो टुकड़ों में कट जाती है। सिर्फ केटी बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम थी। अब 40 साल बाद एक नाव बचाने वाली टीम रात को एक बार में अपने सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे। उस टीम में थे कैप्टन शॉन मर्फी, मॉरिन एप्स, गियर, डॉज, मुंडर और सैंटोस। तो कुछ देर बाद वहां पर जैक फेरीमैन नाम का एक आदमी कैप्टन से मिलने आता है जो कि कैनेडियन वेदर सर्विस पायलट है। वो बताता है कि बेरिंग सी में एक शिप सुनसान पड़ा हुआ है। वो शिप समुद्र के इंटरनेशनल पानी में खड़ा हुआ है, इसीलिए जो भी उस शिप को पहले ढूंढेगा वो ही उस शिप का मालिक बन जाएगा। तो वो क्रू इस मिशन में काफी इंटरेस्ट दिखाते हैं और सुबह वो लोग आर्कटिक वॉरियर नाम के एक टग बोट को लेकर निकल पड़ते हैं। रात होने के बाद वो लोग उस शिप को खोज लेते हैं। उस शिप के नजदीक पहुंचते ही कैप्टन को पता चलता है कि ये शिप एक ओशियन लाइनर है और इसका नाम है एंटोनिया ग्राजा जो खो गई थी। अब वो लोग शिप को चेक करने के लिए ऊपर चढ़ते हैं और इधर उधर घूमने के बाद अचानक जंग खई हुई फ्लोर टूट जाता है और मुंडर नीचे गिर जाता है। तब एप्स और बाकी लोग एक साथ मिलकर उसे ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन उसी वक्त एप्स को नीचे सीढ़ियों में केटी खड़ी हुई नजर आती है और वो सोचती है कि ये मैंने सही देखा है या आंखों का धोखा था। अब कुछ देर बाद कैप्टन मर्फी एप्स को शिप के डॉक्यूमेंट्स को दे देते हैं ताकि शिप के बारे में उन्हें कुछ पता चले, जबकि डॉज को एक डिजिटल वॉच मिलता है जिसको देखकर वो सोचता है कि ये डिजिटल वॉच 1962 के शिप में कैसे आ सकती है। उस समय ये वॉच नहीं बनी थी। तो कैप्टन कहते हैं हमसे पहले इस शिप में जरूर और भी लोग आए होंगे, लगता है ये शिप श्रापित है, चलो अब नीचे चलकर आराम करते हैं। तो नीचे आने के बाद उनका प्लान होता है कि हम शिप को टो करेंगे, मतलब हम शिप को खींचकर बंदरगाह ले जाएंगे। अब कुछ देर बाद एप्स जैक से शेयर करता है कि मैंने उस शिप में एक लड़की को देखा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो जैक बोलता है तुमने आज बहुत ज्यादा काम कर लिया है, इसीलिए तुम्हारी आंखों को भ्रम हुआ है, रेस्ट करो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन सुबह एप्स को पता चलता है कि शिप के नीचे छेद है। तो कुछ देर बाद मुंडर शिप के मैप को देखकर कहता है कि अगर हम इस कंपार्टमेंट को बंद कर दे और जनरेटर की मदद से हम पानी को बाहर फेंक दे तो हम इस शिप को टो कर सकते हैं और इस काम को करने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन ही है। तो अब सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सैंटोस जाकर शिप के इंजन को ठीक करने लगता है। कैप्टन थोड़ी और छानबीन करते हैं और एप्स एक पूल को देखती है जिसमें गोलियों का छेद है। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि पूल के दीवार में गोलियों का छेद क्यों है। तो कुछ देर बाद केटी एप्स के सामने प्रकट हो जाती है जिसे देखकर एप्स बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसे होश आ जाती है और उसके शरीर से थोड़ी खून पूल के होल में चली जाती है। वो जैक से पूछता है कि दीवार में इतने गोलियों के होल्स क्यों है। तो वो बोलता है शायद यहाँ पर लोग निशानेबाजी का प्रैक्टिस करे होंगे। जबकि दूसरी तरफ मर्फी कैप्टन रूम में छानबीन करते हैं और गियर फ्रांकेस्का के गाने की आवाज सुनता है हॉल रूम में। कुछ देर बाद एप्स और जैक को लकड़ियों की बड़े बड़े क्रेट्स में सोना मिलता है और वो ये बात सबको बताते हैं। तो कुछ देर बाद सभी लोग देखते हैं कि बाकी के क्रेट्स में भी सोना है। तो अब सबका प्लान बदल जाता है। अब सब तय करते हैं कि शिप को हम टो नहीं करेंगे बल्कि सोने को हम ले जाएंगे और आपस में बांट लेंगे। तो सब लोग अपना अपना सामान समेट कर शिप से जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति शिप के प्रोपेन टैंक को ऑन कर देता है और जब गियर टगबोट के इंजन को ऑन करता है तो एक जोरदार विस्फोट होता है और उस विस्फोट में सैंटोस जलकर मर जाता है और उनके टगबोट के 2 टुकड़े होकर पानी में डूब जाता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी सभी लोग शिप में ही पनाह लेते हैं। अब उनका प्लान था शिप को रिपेयर किया जाए और जमीन पर वापस जाया जाए। कुछ देर बाद फ्रांकेस्का की भूत
गियार को अपनी गाना सुनाकर मदहोश करके उसे सेड्यूस करके नीचे फेंक कर मार डालती है। अब कैप्टन मर्फी कैप्टन के कमरे में जाते हैं, जहां उन्हें एंटोनिया ग्राजा के कैप्टन, जो कि अब भूत बन चुके हैं, उनसे मिलते हैं। वो मर्फी को बताते हैं, हम इस होने को एक डूबती हुई क्रूज शिप लोरेलाई से बरामद की थी। उस शिप में सिर्फ एक ही आदमी बचा था जिसको हमने बचाई, और वो मर्फी को उसका तस्वीर दिखाता है जिसको मर्फी पहचानता है। इसीलिए वो अपने क्रू को उस आदमी को बताने के लिए जा ही रहा था कि एक अदृश्य शक्ति सैंटोस के जले हुए भूत को मर्फी को दिखा रहा था। कुछ देर बाद एप्स मर्फी के पास आती है, लेकिन वो एप्स को सैंटोस समझकर उस पर हमला कर देता है। तो जैक आकर एप्स को बचाता है और कैप्टन मर्फी को एक सूखी हुई फिश टैंक में बंद कर देता है। अब एप्स केटी से मिलती है। वो बताती है उस दिन शिप में क्या हुआ था। लोरेलाई के बचा हुआ एक मात्र सर्वाइवर एंटोनिया ग्राजा के क्रू मेंबर्स को आश्वस्त करता है कि तुम लोग शिप के पैसेंजर्स को मार डालो ताकि वो सोना तुम लोग ले जा सको। इसमें केटी भी थी जिसको क्रू मेंबर्स ने मार डाला। अब शिप का एक ऑफिसर बाकी के सभी क्रू मेंबर्स को मार डालते हैं और अब फ्रैंकेस्का उस ऑफिसर को मार डालती है और अब अंत में वो सर्वाइवर आता है, फ्रैंकेस्का को क्रिस करता है और उसे मार डालता है। और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि जैक फेरीमैन था, जो एक दुष्ट आत्मा है। वो ही इस हत्याकांड के पीछे था। इसीलिए एप्स समझ जाती है कि मर्फी निर्दोष है, तो वो उसको बचाने के लिए जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। फिश टैंक में पानी भर जाने से वो मर चुका था। अब एप्स निष्कर्ष निकलती है कि शिप बहुत जल्द डूबने वाला था, तो शिप को डूबने से बचाने के लिए उसने हम सबको सोने का लालच दिया। इसीलिए उसे लड़ने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि शिप को डुबा देना। इसीलिए वो डॉज से कहता है हमें जाना होगा, और वो कुछ और कह पाती तभी जैक वहां पर आ जाता है और एप्स दोनों को वहां पर रहने को बोलती है और डॉज को कहता है कि तुम जैक पर नजर रखो, और एक गन देता है डॉज को, और एप्स मुंडर को खोजने के लिए चली जाती है। लेकिन मुंडर पाम को ठीक करने के दौरान दो गैस के बीच फंसकर मर जाता है। एप्स मुंडर की बॉडी देखने के बाद शिप में एक्सप्लोजिव लगा देती है। इधर जैक डॉज से कहता है कि एप्स को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, चलो उसे ढूंढते हैं। लेकिन डॉज उसे एप्स का ऑर्डर फॉलो करने को कहता है और उसी जगह में खड़े रहने को कहता है। लेकिन जैक को ये बात पसंद नहीं आती, इसीलिए वो डॉज के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी डॉज बंदूक के गोली से जैक को मार डालता है। लेकिन जैक तो आत्मा था, इसीलिए वो नहीं मरा, और डॉज को मारने के बाद वो एप्स के पास जाती है डॉज के रूप में और उसे कहती है कि शिप को छोड़ो और सोने को लेकर चलो। लेकिन एप्स इस बात पे राजी नहीं होती। तो जैक अपने असली रूप में आता है और बोलता है मैं आत्माओं का सौदागर हूँ, मैं इस शिप को ट्रैप के तरह इस्तेमाल करता हूँ और लोगों को यहाँ पर लाकर उन्हें मार कर उनके आत्मा को मैनेजमेंट को सौंप देता हूँ ताकि वो खुश रहे। मैं यही काम करता हूँ। केटी एक बच्ची है, वो एक अच्छी आत्मा है। मैं अच्छे आत्माओं को काबू में नहीं कर सकता, लेकिन बाकी के आत्मा बुरे हैं, इसीलिए मैं उनको अपने बस में रखता हूँ। तुम इस शिप को ब्लास्ट मत करो, मेरा कोटा पूरा हो जाने पर मैं ये काम छोड़ दूंगा। लेकिन एप्स नहीं मानती और दोनों में लड़ाई होता है। आखिर में एप्स स्विच को प्रेस करके बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देती है और शिप के दो टुकड़े हो जाता है और वो डूबने लगता है। केटी की आत्मा एप्स को बचाने के लिए ऊपर का रास्ता दिखाती है। एप्स ऊपर आते ही केटी की आत्मा हवा में गायब हो जाती है। बाकी के आत्मा भी गायब हो रहे थे, यानी कि वो सभी आत्मा 40 साल के बाद मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। और सुबह होने के बाद एक क्रूज शिप एप्स को बचा लेती है और अब वो एक एम्बुलेंस में सोई हुई थी। तभी वो देखती है सोने से लदी हुई बक्सों को लेकर जैक उसी क्रूज शिप में चढ़ रहा है जिसने एप्स को बचाया, और वो कुछ नहीं कर पाई और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी साल 2002 में आई घोस्ट शिप मूवी। कैसी लगी आपको ये मूवी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे ही वीडियोस का मजे लेना।